हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन फंक्शन। इससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो देखी है तो उनमें हमने डिस्कस किया था बिजनेस इकोनॉमिक्स को, और अब तक जो हमने डिस्कस किया है वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इकोनॉमिक्स के अंदर जो कंसेप्ट आते हैं वो हमने डिस्कस करे थे। आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है प्रोडक्शन फंक्शन। यानी कि जब हम इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि जो एक पर्सन के पास या हमारी ओवरऑल इकोनॉमी के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, लेकिन उन लिमिटेड रिसोर्सेज से एक कंज्यूमर या फिर एक प्रोड्यूसर अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे फुलफ़िल करता है, ये हम बिज़नेस इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। तो अब तक हमने कंज्यूमर के प्रोस्पेक्टस से बिज़नेस इकोनॉमिक्स को स्टडी किया था। आज से हम जो करेंगे वो हम प्रोडक्शन फंक्शन करें, यानी कि एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैसे डील करता है इन सिचुएशन से कि जब उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं लेकिन जो उसकी वांट्स होते हैं वो अनलिमिटेड है, और वो इनको कैसे फुलफ़िल करता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। तो जो प्रोडक्शन में जो भी रिसोर्सेज यूज़ होते हैं वो रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, और जो रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं इनपुट, या फिर हम उनको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और उन इनपुट को यूज़ करके जो कंज्यूमर प्रोड्यूस करता है जो भी प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं आउटपुट। जो हमारा इनपुट होता है वो बेसिकली 3 टाइप से हम डिवाइड करते हैं: लैंड, लेबर एंड कैपिटल। लैंड होती है जहाँ पे एक बिजनेस सेटअप है, उसके बाद लेबर जो उसके अंदर जितनी भी लेबर वर्क कर रही है, जो भी उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जो वर्क कर रहे हैं, उसमें मैनेजर भी हो सकते हैं और एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं। उसके बाद है कैपिटल, यानी कि जब एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो उसमें कुछ पैसा लगाता है, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो ये 3 फैक्टर हम बेसिकली लेके चलते हैं, इनको हम बोलते हैं इनपुट या फिर बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो जो इनपुट एक प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, ये एक रिलेशन होता है जो हमारे इनपुट हैं और जो हमारे आउटपुट हैं उनके बीच में। यानी कि एक प्रोड्यूसर कितने इनपुट लगा के और कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली हमें एक रिलेशनशिप बताता है कि एक प्रोड्यूसर जो है वो वेरिएबल और फिक्स्ड इनपुट लगा के वो प्रोडक्शन करता है और उससे उसको रिजल्ट मिलता है आउटपुट की फॉर्म में। दे रखा है जैसे जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें हम इनपुट की स्टडी करते हैं। यानी कि इनपुट मतलब जो एक प्रोड्यूसर जब वो कुछ प्रोडक्शन कर रहा है तो वो जो अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ कर रहा है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल। इनपुट को हम 2 टाइप से डिवाइड करते हैं: फिक्स्ड वेरिएबल इनपुट को, फिक्स्ड वेरिएबल और फिक्स्ड और वेरिएबल। एक तो होते हैं हमारे फिक्स्ड इनपुट, एक होते हैं वेरिएबल। फिक्स्ड होते हैं यानी कि वो इनपुट जिनकी कॉस्ट हमारी फिक्स रहती है, मतलब चाहे हम प्रोडक्शन ज़्यादा करें या प्रोडक्शन को हम कम कर दें, लेकिन वो जो हमारी कॉस्ट आती है वो कॉस्ट हमारी फिक्स्ड रहती है। और वेरिएबल होते हैं जैसे हम अगर प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर हम प्रोडक्शन कम कर देते हैं तो हमारी जो कॉस्ट है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो उस कॉस्ट को हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, और जो वो उस टाइप के जो इनपुट होते हैं उनको हम बोलते हैं वेरिएबल इनपुट। अब जैसे हम अगर 3 फैक्टर लेते हैं बेसिकली, लैंड, लेबर और कैपिटल। तो जो हमारी लैंड होती है वो फिक्स्ड के अंदर आती है। जैसे अगर हमें प्रोडक्शन कम यूनिट की करनी है तो ये तो है नहीं कि हम अपने बिजनेस के लैंड को कम कर देंगे, वो लैंड तो फिक्स है। अगर उस लैंड के ऊपर जो एक प्रोड्यूसर रेंट दे रहा तो वो रेंट तो उसको पे करना पड़ेगा, चाहे वो प्रोडक्शन अपनी बंद भी कर दे या प्रोडक्शन को कितनी भी ज़्यादा कर दे या कम कर दे। तो जो लैंड की कॉस्ट होती है वो फिक्स्ड कॉस्ट है। उसके बाद जैसे लेबर है, अब तो लेबर तो अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो लेबर लगेगी, और अगर प्रोडक्शन को कम कर देंगे तो लेबर की भी रिक्वायरमेंट कम होगी, तो हम लेबर को कुछ हटा सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। क्योंकि अगर हम प्रोडक्शन कम करें तो हम लेबर को हटा देंगे तो लेबर की कॉस्ट कम हो जाएगी। तो अगर हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो वो हमारी जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ हो रही है, और अगर हम प्रोडक्शन को डिक्रीज़ कर देंगे तो कॉस्ट भी डिक्रीज़ होगी। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, और जो इनपुट जो यूज़ हो रहे हैं उनको हम बोलते हैं वेरिएबल इनपुट। ओके, इसके बाद हम इसके अंदर 2 कंसेप्ट पढ़ते हैं। एक तो होता है हमारा रिटर्न टू फैक्टर, सेकंड होता है रिटर्न टू स्केल। तो जो प्रोड्यूसर जो भी प्रोडक्शन कर रहा है तो वो 2 टाइम पीरियड पे उसको स्टडी करता है। एक तो शॉर्ट पीरियड में, और एक वो देखता है कि लॉन्ग पीरियड में उसको कितना बेनिफिट हो सकता है, वो कितने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, कितना आउटपुट वो प्रोड्यूस कर रहा है। और एक हो सकता है कि वो शॉर्ट रन में देख रहा है, फिर वो लॉन्ग रन में देख रहा है। तो अगर वो जो प्रोड्यूसर है अगर वो शॉर्ट रन की स्टडी कर रहा है
तो शॉर्ट रन में तो जितने भी फैक्टर होते हैं वो सारे फिक्स होते हैं, या फिर कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं, कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं। लेकिन जब लॉन्ग रन होता है तो लॉन्ग रन में सारे फैक्टर वेरिएबल हो सकते हैं, क्योंकि अगर लॉन्ग रन के लंबे टाइम की बात करें तो वो अपने फैक्टर्स को चेंज कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, तो वो फैक्टर वेरिएबल होते हैं। लेकिन शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं और कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं। अब जो हमारे हम दो टाइप से पढ़ेंगे इसमें, एक तो होता है रिटर्न टू फैक्टर, एक होता है रिटर्न टू स्केल। जो हमारा रिटर्न टू फैक्टर होता है उसको हम लो वेरिएबल प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। रिटर्न टू फैक्टर हम बात करते हैं शॉर्ट रन में, और जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो वहाँ हम देखते हैं रिटर्न टू स्केल। देखो जैसे इसमें डेफिनेशन दे रखी है, रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर एग्जामाइन द इफेक्ट ऑन आउटपुट व्हेन ओनली वन फैक्टर इज इंक्रीज व्हाइल अज्यूमिंग अदर फैक्टर टू बी कांस्टेंट। यानी कि जो रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर है वो हमें बताता है कि हम जब स्टडी करें तो जब हम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ फैक्टर हैं जिनमें से हम एक फैक्टर को इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन अदर फैक्टर जो हैं कांस्टेंट रहेंगे हमारे। तो ये शॉर्ट रन की बात हो रही है कि कुछ फैक्टर हमारे कांस्टेंट है और कुछ फैक्टर हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो रिटर्न टू स्केल होता है वो क्या बताता है हमें, एग्जामाइन द इफेक्ट ऑन आउटपुट व्हेन ऑल द फैक्टर आर इंक्रीज्ड साइमल्टेनियसली इन द सेम प्रोपोर्शन। यानी कि जब हम अपने सारे फैक्टर को इंक्रीज़ कर सकते हैं, मतलब बेसिकली ये है कि रिटर्न टू फैक्टर में हम कुछ फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न टू स्केल में हम हमारे एवरी फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन में होता है और रिटर्न टू फैक्टर शॉर्ट रन में होता है। उसके बाद इनके बीच के डिफरेंस दे रखे हैं, जैसे रिटर्न टू स्केल और सेकंड है हमारा रिटर्न टू फैक्टर। तो रिटर्न टू स्केल जो होता है वो हमारा लॉन्ग रन में होता है, रिटर्न टू फैक्टर शॉर्ट रन में होता है। अब लॉन्ग रन की बात है तो लॉन्ग रन में सारे वेरिएबल फैक्टर होते हैं, तो अगर सारे वेरिएबल फैक्टर हैं तो हमारी जो कॉस्ट होती है वो ओनली वेरिएबल कॉस्ट होती है। और अगर शॉर्ट रन की बात करें तो शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट भी है और वेरिएबल कॉस्ट भी है, क्योंकि जो हमारे वेरिएबल हैं वो फिक्स भी हो सकते हैं और वेरिएबल भी हो सकते हैं, जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। उसके बाद है जो हमारी इनपुट जितने भी हमने एम्प्लॉय करके लॉन्ग रन में वो सारी वेरिएबल नेचर की होती है, इसलिए वेरिएबल नेचर की है, इसलिए जो हमारी कॉस्ट है वो भी वेरिएबल आती है। और इसमें जो रिटर्न टू फैक्टर है, जब हम शॉर्ट रन की बात करते हैं तो जो हमारे इनपुट होते हैं फिक्स्ड भी हो सकते हैं और वेरिएबल भी हो सकते हैं, और यही रीज़न है कि जो हमारी कॉस्ट आती है वो फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों टाइप की आती है। ओके, इसके बाद हम दोनों को डिस्कस करेंगे डिटेल में। जैसे पहले है लो ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, इसको हम बोलते हैं लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। यानी कि जो हम ये एक लो है जो हमें बताता है लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। वेरिएबल मतलब जो प्रोपोर्शन है वो चेंज कर रहा है, मतलब जो हमारे फैक्टर्स का जो प्रोपोर्शन है वो सेम नहीं है, वो चेंज कर रहा है। कोई एक फैक्टर किसी अदर, मतलब कोई एक फैक्टर किसी और प्रोपोर्शन से बढ़ रहा है और सेकंड फैक्टर किसी और प्रोपोर्शन से बढ़ रहा है, यानी कि उनका प्रोपोर्शन सेम नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। तो जो लो ऑफ रिटर्न हमें बताता है स्टेट दैट इन द शॉर्ट रन, लो फैक्टर में तो हम जो हम रिटर्न टू फैक्टर उसमें हम शॉर्ट रन की बात करते हैं। तो शॉर्ट रन में क्या होता है, जो इनिशियली जो हमारा आउटपुट होता है वो इंक्रीज़ होता है, फिर एक टाइम ऐसा आता है जब वो कांस्टेंट चला जाता है, फिर उसके बाद वो डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए हम इसमें 3 स्टेज पढ़ते हैं रिटर्न टू फैक्टर में। फर्स्ट हमारे आते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न, सेकंड होती है डिमिनिशिंग रिटर्न, और थर्ड होती है हमारी नेगेटिव रिटर्न। और बीच में अगर हम देखें तो इंक्रीज़ को और डिक्रीज़ के बीच में एक हमारी आती है कांस्टेंट रिटर्न। ओके, इसके बाद हम देख रहे हैं लो ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। जैसे हमने देखा 3 स्टेज है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर हमें क्या बताता है, यानी कि हम कहते हैं जब हम स्टार्टिंग में जब हम प्रोडक्शन करते हैं, जैसे जैसे हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा आउटपुट भी इंक्रीज़ होता चला जाता है। देखो increasing return to factor states that after reaching a certain capacity of utilization, any increase in factor of production will result in decrease of cost per unit of the additional output and return will be more than proportionate। यानी कि ये हमें बताता है कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन करते जा रहे हैं, अगर हम अपने एक जैसे अगर हम प्रोडक्शन करें तो अगर हम यूटिलाइजेशन के एक सर्टेन लेवल पर पहुंच जाते हैं, तो एक सर्टेन लेवल पर जाने के बाद जो हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी कॉस्ट डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा प्रोडक्शन करें तो हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेनिफिट मिलेंगे, उसकी वजह से हमारी कॉस्ट कम होगी। अगर कॉस्ट कम हो रही है तो हमारे प्रॉफिट ज़्यादा हो सकते हैं और
इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, यानी कि जो हम फैक्टर लगा रहे हैं उस पर जो हमें रिटर्न मिल रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है। तो और ये जो इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर होता है, ये जो सिचुएशन है ये एक सर्टेन टाइम के बाद ही आती है, जब अपने रिसोर्सेज को एक बिजनेस फुल यूटिलाइजेशन कर लेता है, उनका मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जब हो जाता है और एक टाइम तक रहती है, उसके बाद कॉन्स्टेंट रिटर्न टू फैक्टर स्टार्ट हो जाता है। ये हमारा सेकंड है कॉन्स्टेंट रिटर्न टू फैक्टर। तो हमें कॉन्स्टेंट रिटर्न टू फैक्टर ये बताता है कि जब कोई बिज़नेस है, अगर वो एक सर्टेन लेवल के बाद अपनी प्रोडक्शन को चाहे वो इंक्रीज़ भी कर दे, वो उसमें एडिशनल कैपिटल लगा दे अपने बिज़नेस में, तो भी जो उसको रिटर्न मिल रही होती है वो उसकी कॉन्स्टेंट रहती है। देखो जैसे अगर वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी कर देता है लेबर या फिर कैपिटल की, फिर भी उसको जो रिजल्ट मिलते हैं वो सेम ही मिलते हैं एज़ बिफोर, जैसे उसको पहले मिल रहे थे, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट रिटर्न टू फैक्टर है। एक टाइम पे आने के बाद जो अगर हमारे रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन हम कर चुके हैं, ऑप्टिमम हो चुके हैं, तो उसके बाद वो कांस्टेंट लेवल पे चले जाते हैं। ये मैं बता रहा कि जो लो ऑफ कांस्टेंट रिटर्न है वो एक्टिव रहता है, सिर्फ कुछ टाइम के लिए वो एक्टिव रहता है। उसके बाद जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा कि हमारा था लो ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, फिर लो ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न जब एंड हो जाती है वो वाली स्टेज, तो हमारी लो ऑफ कांस्टेंट रिटर्न स्टार्ट हो जाती है। फिर एक टाइम के बाद जब ये कांस्टेंट रिटर्न, लो ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, यानी कि जो कांस्टेंट रिटर्न की जो स्टेज चली जाती है, तो फिर हमारे डिमिनिशिंग रिटर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर उसके बाद भी अगर जो प्रोड्यूसर है वो और कैपिटल लगा रहा है, तो उससे उसको कुछ जो उसके रिटर्न है वो कम ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। फिर कांस्टेंट रिटर्न के बाद हमारी जो स्टेज आती है वो आती है डिमिनिशिंग रिटर्न की। डिमिनिशिंग रिटर्न में क्या होता है कि अगर कंज्यूमर और भी वो प्रोड्यूसर है, वो अगर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है तो उसके प्रॉफिट इंक्रीज़ नहीं होंगे, बल्कि वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो जैसे स्टार्टिंग जो इन्वेस्टमेंट है, अगर वो इन्वेस्टमेंट कंपनी को इंक्रीज़ कर देता है, द रेट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट कैन नॉट कंटिन्यू टू इंक्रीज इफ़ अदर वेरिएबल रिमेन अ कॉन्स्टेंट। अब हम शॉर्ट रन की बात करें तो शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर को हम इंक्रीज़ करें, जैसे अगर प्रोड्यूसर अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ भी कर देता है, तो जो हम शॉर्ट रन में हम ये अज्यूम करें कि वो जो कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिनको वो चेंज नहीं कर सकता, जैसे मशीनरी है वो फिक्स एसेट है, हम अज्यूम करते हैं कि शॉर्ट रन में वो उसको चेंज नहीं कर सकता। तो अगर वो उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, सपोज करते हैं उसमें कैपिटल लगा रहा है अपने बिजनेस में, बट वो फिक्स मशीनरी को तो एक टाइम तक इंक्रीज़ नहीं कर सकता ना, तो जो वो इन्वेस्टमेंट करा उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा, यानी कि एक टाइम के बाद जो उसके कॉन्स्टेंट रिटर्न थे वो भी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न। अब ये स्टेज बता रखी है रिटर्न टू फैक्टर की जो अब तक हमने पढ़ी है, पहले इंक्रीजिंग, उसके बाद कांस्टेंट, फिर डिक्रीजिंग, और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब वो जो रिटर्न होते हैं वो नेगेटिव मिलना स्टार्ट हो जाती है। ये डिक्रीजिंग रिटर्न का ही पार्ट होता है वैसे तो, जब वो नेगेटिव रिटर्न उस बिजनेस को मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक टाइम तक वो डिक्रीज़ होंगे, फिर डिक्रीज़ होते होते वो अपने आप नेगेटिव साइड चले जाते हैं। जैसे इसमें दे रखा है सबसे पहले यूनिट ऑफ लेबर, उसके बाद टोटल प्रोडक्ट यानी कि हम जितने प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर एवरेज प्रोडक्शन, उसके बाद मार्जिनल यानी कि जब एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर उसके जो रिटर्न है वो बता रखे हैं। देन है स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कौन कौन से सिचुएशन किस स्टेज को डिनोट करती है। अब जैसे हम यहाँ पे जा रहे हैं तो हम अपने यूनिट ऑफ लेबर को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारे टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज हो रहा है। अब जैसे स्टार्टिंग में है, हमने 1 से स्टार्ट किया, हमारी यूनिट ऑफ लेबर थी 1, यानी कि हम अज्यूम करें हमने एक फैक्टर लगाया, एक क्वांटिटी लगाई है फैक्टर की, उसके बाद जब एक फैक्टर से हमारी टोटल प्रोडक्शन हो रही है 20, फिर अगर एक फैक्टर है तो हम एवरेज देखेंगे तो वो भी 20 आएगी। फिर मार्जिनल, जब हम 0 से 1 पे आए तो हमारी 20 की इंक्रीमेंट हुई है तो मार्जिनल होगी 20। उसके बाद सेकंड क्या है, जब हमने एक और लेबर लगा दी यानी कि 2 लेबर हो गई हमारे पास, उसके बाद हमारी टोटल प्रोडक्शन हुई 60, तो 2 थी और 60 टोटल थी, तो अगर हम एवरेज निकालेंगे तो 60/2 हमारी एवरेज आती है 30। और मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि जब एडिशनल लगाने से कितना एडिशन हुआ है, तो जब 20 से हम 60 पे आए तो यानी कि 40 का इंक्रीमेंट हुआ तो हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट आ गई 40। उसके बाद अगर ऐसे ही थर्ड यूनिट हमने लगा दी, फिर 4, 5, 6, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारी टोटल प्रोडक्ट जैसे चेंज होती गई, तो हमने ये ऐसे लगा लिया जैसे टोटल प्रोडक्ट हमारी 120 थी और यूनिट ऑफ लेबर थी 3, तो अगर हम एवरेज निकालें तो आएगा 40।
और मार्जिनल यानी कि जब 60 से 120 हुई तो कितनी इंक्रीज़ हुई, 60, तो हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट आ गया 60। ओके, अब हम जैसे देख रहे हैं ये हमारी है एवरेज प्रोडक्ट, ये हमारी टोटल प्रोडक्ट और उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट। अब अगर हम देखें तो हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ ही हो रहा है यहाँ तक। अगर फर्स्ट स्टेज में देखते हैं तो ये इंक्रीज़ हो रहा है, फिर 180 से 180 पे गया तो यहाँ पे कांस्टेंट है, इंक्रीज़ नहीं हो रहा। उसके बाद 180 से 60 पर आ गया, यानी कि फिर ये डिक्रीज़ हो गया हमारा टोटल प्रोडक्ट। ओके, अब हम अगर मार्जिनल प्रोडक्ट को देखते हैं, यानी कि एक एडिशनल लगाने से हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट एक टाइम तक तो इंक्रीज़ हुआ हमारा, जैसे यहाँ तक तो इंक्रीज़ हुआ है 60 तक, तो उसके बाद 60 के बाद हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट था वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया। फिर एक टाइम ऐसा आया जब मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो गया, फिर 0 के बाद फिर नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया। तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न, क्योंकि यहाँ से हमारे रिटर्न, अगर हम एडिशनल कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारे जो रिटर्न होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। और जब तक हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रहा था तो वो थी हमारी इंक्रीजिंग रिटर्न। फिर जब ये डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न। और जब जैसे हमारा टोटल प्रोडक्ट था ये जहाँ पे हमारा कॉन्स्टेंट हो गया था, जैसे 180 से 180 गया तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट वहाँ पे 0 हो गया, तो इसलिए वहाँ पे जो स्टेज स्टार्ट हुई वो हमारी होगी डिक्रीजिंग रिटर्न की। अब जैसे हम इसको एक डायग्राम से भी देखेंगे आगे, हम एक बार देख लेते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो टोटल प्रोडक्ट तो क्या होता है, हमने जितने भी लेबर लगा रखे, जितने भी हमने फैक्टर लगा रखे हैं उन फैक्टर से हम कितनी टोटल प्रोडक्शन करें वो हमारा टोटल प्रोडक्ट। मार्जिनल है कि अगर हम एक एक्स्ट्रा यूनिट लगा दें हमारी इनपुट की तो उससे हमें कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा, उसको हम बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। एवरेज है कि हमने टोटल जितने प्रोडक्शन हम कर रहे हैं और डिवाइडेड बाय टोटल जितने हमने फैक्टर लगा रखे हैं, यानी कि ऑन एन एवरेज हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, तो स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 1 में अगर हम टोटल प्रोडक्शन देखते हैं तो हमारी पहले इंक्रीज़ होती है, फर्स्ट इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, उसके बाद डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होती है, यानी कि इंक्रीज तो हो रही है हमारी टोटल जो प्रोडक्शन है, लेकिन एक टाइम तक तो वो इंक्रीजिंग रेट से हो रही है, उसके बाद वो डिमिनिशिंग रेट से डिक्रीज होती है। और जो ये रेट होता है ये हमारा डिनोट करता है मार्जिनल प्रोडक्ट को। जैसे जब इंक्रीजिंग रेट था तो हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होगी इन द बिगनिंग, और जब जैसे ही हमारी टोटल प्रोडक्शन डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगी तो उसके बाद हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो बिगिन टू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। और हमारी एवरेज प्रोडक्ट ये भी सेम ऐसे पहले इंक्रीज होगी, उसके बाद कंटिन्यू टू इंक्रीज एंड बिकम मैक्सिमम, यानी कि एक टाइम तक ये जाएगी इंक्रीज होती है, उसके बाद मैक्सिमम हो जाएगी हमारी एवरेज प्रोडक्ट। ये हमारी स्टेज 1 की बात थी। जब सेकंड स्टेज पर हम आए तो उसके बाद जो हमारी टोटल प्रोडक्शन थी, टोटल प्रोडक्शन कंटिन्यू टू इंक्रीज, लेकिन वो इंक्रीज तो हो रही है लेकिन वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रही है, और फिर एक टाइम के बाद अब वो अपने मैक्सिमम पर पहुंच जाते हैं, यानी कि जब वो ऑप्टिमम लेवल पर आ जाती है। तो जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट थी जब ये डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रही है तो यानी कि जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिमिनिश होगी। जब ये अपने मैक्सिमम पर पहुंच गई, मतलब वो मैक्सिमम पर पहुंच गई, और अब अगर कोई और फैक्टर भी लगा रहे हैं तो कांस्टेंट है हमारी जो टोटल प्रोडक्ट है, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा, तो चेंज नहीं हो रहा तो मार्जिनल तो 0 होगी। फिर मार्जिनल ये बताते हैं चेंज कितना हो रहा है, तो यानी कि वो होगी 0। तो हमारी जो एवरेज प्रोडक्ट है वो मार्जिनल प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगी, और फिर उसके बाद वो डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर स्टेज 3 में क्या होगा, जो हमारी टोटल प्रोडक्शन है वो डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाएगी। अब टोटल प्रोडक्शन डिमिनिश हो रही है तो मतलब वो नेगेटिव में, तो मतलब वो जो उसमें रेट है वो उसका रेट नेगेटिव है, यानी कि वो डिमिनिश हो रही है, तो जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि अगर वो डिमिनिश हो रही है यानी कि अगर कोई एक्स्ट्रा फैक्टर भी लगा रहे हैं तो हमारी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ होने के बजाय वो कम हो रही है। तो कम हो रही है तो मतलब मार्जिनल एक एडिशनल फैक्टर लगाने से कुछ ना कुछ हमारा डिक्रीज़ हुआ, तो कुछ माइनस हुआ है, तो इसलिए हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगी। और एवरेज प्रोडक्ट वो डिमिनिश होना स्टार्ट होगी, और एक टाइम के बाद जो हमारी बट विल ऑलवेज भी ग्रेटर देन 0, हाँ क्योंकि वो 0 से तो ऊपर ही रहेगी जो हमारी एवरेज प्रोडक्ट है, क्योंकि एवरेज तो जब हम सारे फैक्टर का टोटल कर रहे हैं और सारे फैक्टर से जितनी प्रोडक्शन हमारी आउटपुट जो हमें मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं एवरेज प्रोडक्ट। तो एवरेज प्रोडक्ट हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकती है, और जो हमारी टोटल प्रोडक्शन है वो भी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये भी एक पॉइंट है कि जो हमारी टोटल प्रोडक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, एवरेज भी हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन मार्जिनल नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और
पॉजिटिव भी हो सकती है। ओके, उसके बाद हम इसको एक डायग्राम से देख लेते हैं। जैसे ये 2 डायग्राम दे रखे हैं इसने। सब ऊपर तो क्या दे रखा है, टोटल प्रोडक्ट का डायग्राम है, और नीचे वाला हमारा एवरेज को शो कर रहा है और मार्जिनल को शो कर रहा है। तो जैसे हमने जो कंपैरिजन करा था अभी उसमें हमने देखा था टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। ऐसे ही यहाँ पे दे रखा है ग्राफ में। अब अगर हम ग्राफ में देखते हैं तो देखो, सबसे पहले ऊपर क्या दे रखा है, टोटल प्रोडक्ट। तो हमारा टोटल प्रोडक्ट स्टार्टिंग में इंक्रीज़ हो रहा है, फिर एक टाइम के बाद वो कांस्टेंट हो जाता है, और उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और जो ये इंक्रीज़ हो रहा है इसकी रेट क्या है, सबसे पहले तो जो इंक्रीज़ होता है टोटल प्रोडक्ट वो इंक्रीजिंग रेट से होता है। जैसे यहाँ तक टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है, और उसके बाद यहाँ से वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। और इसलिए जो ये मार्जिनल प्रोडक्ट है यहाँ तक तो ये इंक्रीज़ होती है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा था। उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, और फिर जब मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो जाती है तो टोटल प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पर आ जाता है। उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, और टोटल प्रोडक्ट भी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाती है। जब ये नेगेटिव होना, जब 0 तो मैक्सिमम होगा टोटल प्रोडक्ट, जब ये 0 से नीचे गई यानी कि नेगेटिव गई तो टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया। ऐसे ही एवरेज प्रोडक्ट ये वाली एवरेज प्रोडक्ट है, यानी कि एवरेज प्रोडक्ट पहले मार्जिनल प्रोडक्ट से कम थी, फिर जब मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ तो एवरेज प्रोडक्ट इससे थोड़ी ज़्यादा है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसका रीज़न क्या होता है। अभी वही बता रखा है दोबारा इसमें सिर्फ मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट की बात कर रखी है, वही सेम डायग्राम है। उसके बाद अजम्पशन ऑफ रिटर्न टू स्केल। जो हमने रिटर्न टू फैक्टर पढ़ा है, रिटर्न टू फैक्टर में क्या होता है कि रिटर्न टू फैक्टर शॉर्ट रन की बात करता है। शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं और कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं, लेकिन रिटर्न टू स्केल बात करता है लॉन्ग रन की। लॉन्ग रन में क्या होता है, सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं। जैसे इसमें अजम्पशन दे रखे तो अजम्पशन भी इसी से रिलेटेड में लेते हैं। दे रखा है कैपिटल एंड लेबर आर ओनली 2 वेरिएबल ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड बाय कंपनी। यानी कि कंपनी जो यूज़ करती है सिर्फ 2 फैक्टर को यूज़ करती है, कैपिटल को और लेबर को, और दोनों फैक्टर वेरिएबल हैं। इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन लेबर एंड कैपिटल आर इंटीग्रेटेड, फैक्टर प्राइसेस डू नॉट फ्लक्चुएट, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन द सेम। मतलब ये जो हम इकोनॉमिक्स में जब भी स्टडी करते हैं तो हम अजम्पशन लेके चलते हैं कि अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट रहेंगे, तो सेम अजम्पशन यहाँ पे ले रखी है। तो जो हमारे फैक्टर के प्राइसेस हैं वो भी चेंज नहीं होंगे, और जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो भी चेंज नहीं होगी। ओके, उसके बाद लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में क्या बताता है, चेंज इन आउटपुट व्हेन ऑल फैक्टर चेंज इन सेम प्रोपोर्शन। जब हम लॉन्ग रन की बात करें तो सारे फैक्टर सेम प्रोपोर्शन में चेंज होंगे, तो वो सेम प्रोपोर्शन में हम जो हमारे फैक्टर चेंज हो रहे हैं उनकी वजह से हमारे आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। जो ये लॉ हमारा अप्लाई होता है ये लॉन्ग रन में अप्लाई होता है, जहाँ पे हमारे कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होते, सारे फैक्टर वेरिएबल हैं। हम जितना मर्जी चाहें उनको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। अब जो हमारा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है, रिटर्न टू स्केल में हमारे 3 स्टेजेस आते हैं। पहली होती है इंक्रीजिंग द स्केल्स रिटर्न, सेकंड है कॉन्स्टेंट स्केल रिटर्न, थर्ड होता है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। यानी जो हमने जैसे पहले रिटर्न टू फैक्टर में पढ़ी थी 3 स्टेज, ऐसे ही इसमें भी 3 स्टेज में डिवाइड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंक्रीजिंग रेट टू स्केल क्या होता है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या होता है, जब हम हमारे फैक्टर्स में कोई चेंज करें और जितना चेंज हम हमारे फैक्टर में कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा चेंज हमारे आउटपुट में हो रहा है, यानी कि हम फैक्टर में चेंज करें उसकी वजह से हमारे आउटपुट में चेंज हो, लेकिन जो आउटपुट में चेंज है वो ज़्यादा है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। मतलब जो हमें रिटर्न मिल रहे हैं वो इंक्रीजिंग मिल रहे हैं एज़ कंपेरिजन टू हमारे इनपुट के। ये बताता है डिस्क्राइब ए कंडीशन इन विच ऑल ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर रेज्ड। यानी कि हम सारे फैक्टर प्रोडक्शन को रेज कर सकते हैं क्योंकि हमारा लॉन्ग रन चला और सारे फैक्टर वेरिएबल हैं, रिजल्टिंग इन हायर रेट ऑफ आउटपुट। जो हमारा आउटपुट का रेट है वो हमारा ज़्यादा आएगा।
फॉर एग्जांपल इफ़ इनपुट इज़ रेज्ड बाय 10, अगर हम हमारे इनपुट को 10 से इंक्रीज़ करें तो हमारा आउटपुट जो है वो 20 से इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि 10 के कंपेरिजन में 20 से ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। अब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के रीज़न क्या होते हैं? ड्यू टू इकोनॉमी ऑफ स्केल, यानी कि जब हम प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं तो हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट होता है कि हमारी कॉस्ट कम आ जाती है, हमारे जो लेबर वो अपना काम करने में स्पेशलाइज हो जाते हैं। अगर हम ज़्यादा बल्क में सामान खरीदेंगे तो हमें डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाता है, तो इसकी वजह से हमारी कॉस्ट कम आ जाती है और हमारे रिटर्न इंक्रीज़ हो जाते हैं। सेकेंड ये स्पेशलाइजेशन होता है, जब हम लेबर का प्रॉपर डिवीज़न कर देते हैं तो। उसके बाद हमारी सेकंड स्टेज है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट में क्या होता है कि जितना चेंज हम हमारे इनपुट में कर रहे हैं उतना ही चेंज हमारे आउटपुट में होएगा। ये यही बताता है मैं इंक्रीज इन एट द सेम टाइम रिजल्टिंग इन स्टडी ग्रोथ इन आउटपुट। जो हम हमारे फैक्टर्स में चेंज करें उससे हमारे आउटपुट में स्टडी ग्रोथ हो रही है, मतलब इक्वल ग्रोथ हो रही है। जितना चेंज हम इनपुट में करें, जैसे हम अगर इनपुट को 10% से इंक्रीज़ कर देते हैं तो हमारा आउटपुट भी इंक्रीज़ होएगा 10% से, तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इसके रीज़न क्या होते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के? जैसे सबसे पहले आते हैं इंक्रीजिंग स्टेज। तो इंक्रीजिंग के बाद क्या होता है, जब हमारी फर्म की प्रोडक्शन ग्रो हो रही थी तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, ऑप्टिमम पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट, जहाँ पे जो हमारी प्रोडक्शन है और उससे जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो एक टाइम पे ऑप्टिमम हो जाता है। उसकी वजह से वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जब हमारे जो रिसोर्सेज हैं जो हम बिज़नेस में यूज़ करें वो फुल्ली यूटिलाइज हो चुके हैं। उसके बाद वो कांस्टेंट रिटर्न पे आ जाते हैं और इससे अगर हम आगे जाते हैं तो फिर वो डिक्रीज़ होना भी स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ये थर्ड स्टेज इसी को डिनोट करती है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, यानी कि जब हम हमारे फैक्टर्स में चेंज कर रहे हैं और उसकी वजह से जो हमारे आउटपुट में चेंज हो रहा है वो कंपैरेटिवली कम चेंज है। जैसे अगर हमने फैक्टर को 20% से रेज किया तो जो हमारे आउटपुट में चेंज हो रहा है वो सिर्फ 15% हो रहा है या फिर 10% हो रहा है, मतलब 20 से कम चेंज हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। अब इसके रीज़न क्या होते हैं? एक डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि जब हम एक लेवल के बाद चले जाते हैं तो हमें डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि अगर कंपनी का एक प्रॉपर साइज़ था, जैसे हम अज्यूम कर लेते हैं कंपनी में एक मशीनरी थी जो 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती थी। अगर हम उससे ज़्यादा कैपेसिटी अगर हम उससे प्रोड्यूस करेंगे तो ऑब्वियस है कि उस मशीनरी में कुछ ना कुछ कमी आएगी, या फिर हमें अगर और प्रोडक्शन करनी है तो हमें कोई नई मशीनरी परचेज़ करनी पड़ेगी, उससे हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ होगी, और अगर कॉस्ट इंक्रीज़ होगी तो ऑब्वियसली हमारे रिटर्न कम हो जाएंगे। तो ये मैं बताती हूँ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ स्केल में ऐसा होता है। ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, ये हमें ऐसे ही 3 स्टेजेस को शो करते हैं। जो ये टेबल है इसमें सबसे पहले दे रखा है यूनिट ऑफ लेबर, सेकंड है कैपिटल, और ये दोनों चीज़ें वेरिएबल हैं, दोनों चेंज होंगी क्योंकि ये फैक्टर वेरिएबल हैं लॉन्ग रन में। अब फिर दे रखा है परसेंटेज चेंज इन इंक्रीज इन लेबर एंड कैपिटल, इनके हम हमारी लेबर और कैपिटल में कितना चेंज कर रहे हैं। जैसे स्टार्टिंग में हमने चेंज किया 100%, इससे हमारे टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है 200% का चेंज हो रहा है, यानी कि जो हम हमारे जो इनपुट में जो चेंज कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में हमारा आउटपुट का चेंज ज़्यादा है, तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। उसके बाद ऐसे ही थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है 50% से 100% का चेंज हो रहा है, यानी कि इनपुट में 50% चेंज हो रहा है और उसकी वजह से जो हमारा आउटपुट है वो 100% से चेंज हो रहा है, तो वो है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। उसके बाद क्या होता है जब अपने एक ऑप्टिमम लेवल पर प्रोडक्शन पहुंच जाती है तो जितना हम इनपुट में चेंज करें 33% उतना ही सेम चेंज हमारे आउटपुट में हो रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट 25% अगर इनपुट चेंज करें हैं तो आउटपुट में भी 25% ही इंक्रीज़ हो रहा है। तो मतलब ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, जितना चेंज हम इनपुट में कर रहे हैं प्रोपोर्शनेट चेंज हमारा आउटपुट में हो रहा है। उसके बाद क्या होता है कि जितना चेंज हम हमारे इनपुट में कर रहे हैं उससे कम चेंज हमारे आउटपुट में हो रहा है, वो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से हो रहा है। जैसे 20% इनपुट चेंज हो रहा है तो 10% हमारा आउटपुट चेंज हो रहा है, तो इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। सेम ऐसे ही नेक्स्ट केस में भी डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल चल रहा है।
उसके बाद ये एक ग्राफ दे रखा है जो हमें शो करता है, ये ऐसे 3 स्टेजेस को शो कर रहा है। जो हमारी फर्स्ट वाली है, ये वाली यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, जो पॉजिटिव स्लोप जा रही है, यहाँ पे ये कांस्टेंट हो जाती है। उसके बाद ये डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक ही डायग्राम से हम तीनों स्टेज स्टडी करें, ये इंक्रीजिंग, ये कांस्टेंट और ये डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। यहाँ पे स्केल दे रखा है, यहाँ पे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वेरिएबल फैक्टर वर्सेस फिक्स्ड फैक्टर। जो हम अभी पढ़ रहे थे कि लॉन्ग रन में हमारे सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं, फिक्स रन में हमारे कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं, कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं। तो क्या होता है वेरिएबल और फिक्स? तो बेसिकली तो ये है कि जो कोई ऐसे फैक्टर जिनको हम शॉर्ट रन में मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं शॉर्ट रन में या लॉन्ग रन में जिनको हम मतलब चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर। और कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, उनको हम बोलते हैं फिक्स फैक्टर। तो ये मैं बता रखा है क्या होता है। वेरिएबल फैक्टर कैन बी मॉडिफाइड इन द शॉर्ट रन, यानी कि हम वेरिएबल फैक्टर को तो हम शॉर्ट रन में मॉडिफाई कर सकते हैं, ये हमने पीछे पढ़ा भी था। लेकिन जो फिक्स फैक्टर होते हैं उनको हम शॉर्ट रन में मॉडिफाई नहीं कर सकते। और जो हमारे वेरिएबल फैक्टर हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं इमीडिएटली विद आउटपुट, यानी कि अगर हम अपने आउटपुट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हम हमारे वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर हम चेंज कर सकते हैं जब हम चाहें। जैसे हमारी लेबर है, अगर आउटपुट ज़्यादा हमें प्रोड्यूस करना है तो हम लेबर ज़्यादा लेके आ सकते हैं। लेकिन फिक्स फैक्टर को हम ऐसे कभी भी रैंडमली चेंज नहीं कर सकते कि हमारा आउटपुट की डिमांड ज़्यादा हो रही है तो हम एकदम से फिक्स फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद जो हमारा एग्जाम्पल क्या है कि वेरिएबल फैक्टर में क्या क्या होता है, रॉ मटेरियल हमारा लेबर है, पावर, फ्यूल, यानी कि जब हमें इनकी ज़रूरत होगी तो हम इनको ले सकते हैं। और अगर कुछ टाइम ऐसा है कि हमें प्रोडक्शन नहीं करनी तो हम इन फैक्टर को रिमूव भी कर सकते हैं, हमारी इनकी कॉस्ट को भी रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन जो फिक्स फैक्टर हैं जैसे बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, कंपोनेंट है, कुछ ऐसे फैक्टर जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर जैसे जिस लैंड पे हम बिज़नेस कर रहे हैं, अगर हमारा बिज़नेस एक टाइम के लिए बंद भी हो जाए तो फिर भी हमें उस लैंड का रेंट तो पे करना पड़ेगा। तो ये फिक्स फैक्टर, हम इसको रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन अगर लॉन्ग रन की बात है तो लॉन्ग रन में हम इन फैक्टर को भी चेंज कर सकते हैं। तो लॉन्ग रन में सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं, लेकिन शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं, कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं।